हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट। चाहे वो DSSB है, HTET है, या PGT की स्क्रीनिंग है, सब्जेक्टिव BPSC है, बहुत सारे CTET है, बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं हमारे जो कॉम्पिटिटिव हैं। और इंग्लिश लिटरेचर जो स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। तो जब भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हमें एक ही जगह सारा कंटेंट मिलना, राइट। सो आई अश्योर यू कि अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं मोस्ट पॉसिबली जितना जल्दी हो सकता है सारा कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल करा दूंगी फॉर योर प्रेपरेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम PGT स्क्रीनिंग की बात करें या किसी भी हमारे एग्जाम की बात करते हैं, तो जो रोमांटिक एज है, एंड ऑफ 18th सेंचुरी है हमारा रोमांटिक एज, ठीक है। तो जो रोमांटिक एज है उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी मेजर पोइट्स है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कीट, शेली, ब्लेक, कॉलरिज, सब इसी में है। फिर हमारे नॉवेलिस्ट आ जाते हैं फेमस, वो भी सारे रोमांटिक एज से हैं। तो आज रोमांटिक एज को डिटेल में ना करके वो एक अलग से वीडियो करेंगे। हम करेंगे रोमांटिक एज का ही एक जॉनरे राइटिंग का, दैट वाज गॉथिक नॉवेल्स, राइट। गॉथिक नॉवेल्स क्या थी, सबसे पहले हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि गॉथिक नॉवेल्स होती क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और मेन नॉवेलिस्ट कौन थे, इनके वर्क्स क्या थे, राइट। देन एक और वीडियो में करूंगी फ्रैंकेनस्टाइन पे, जो मैरी शेली का सबसे फेमस वर्क है, गॉथिक नॉवेल है। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ग्रेजुएशन में है भी सिलेबस में, राइट। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो हम डिटेल में करेंगे, पर आज का जो वीडियो है वो है हमारा rise of Gothic novel in the Victorian age, right? So in the romantic age, sorry, the rise of Gothic novel in the romantic age. तो romantic age में जो rise हुआ गॉथिक नॉवल का, वो कैसे हुआ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे गॉथिक नॉवल की, ठीक है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज का सेशन, राइज ऑफ गॉथिक नॉवल। तो सबसे पहले जो रोमांटिक एज है हमारी, राइट, रोमांटिक एज कब से कब तक थी, 1798 से 1837। आप इसको सिंपली कह सकते हैं एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। एंड ऑफ 18th सेंचुरी में हमारी रोमांटिक एज थी, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या हो रहा था रोमांटिक एज में, रोमांटिक एज में जो लिटरेचर है वही नहीं, लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, राइट। और जो गॉथिक नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन है, उसमें कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि साइंस किस तरह से क्रिएशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी ला सकती है, फाइन। तो एंड ऑफ 18th सेंचुरी रोमांटिक एज थी। अब क्या हुआ, राइज हुआ गॉथिक नॉवल का। गॉथिक नॉवल अगर हम बोलते, गॉथ वर्ड से आया है, ये क्या था, ये एक बार्बरिक ट्राइब था, ठीक है, जिन्होंने इन्वेड किया था रोमन एम्पायर को, राइट। बार्बरिक मतलब क्रूर, क्रूअल, फाइन। तो गॉथ, तो कहीं ना कहीं ये जो गॉथ या गॉथिक है, ये साउंड कर रहा है हॉरर या वायलेंस को, राइट। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गॉथिक नॉवल के। सबसे पहले हम ये करेंगे, देन हम बात करेंगे कि किस तरह की चीजें एक गॉथिक नॉवल में होती हैं, क्या वो रीडर पर इम्पैक्ट डालती है, और राइट जो ऑथर है, नॉवेलिस्ट है, वो क्या मैसेज देना चाहता है, right. So let's do characteristics of Gothic novel. Gothic novel is devoted to stories of fear, horror and the supernatural. ये जो होती है डिवोटेड होती है, स्टोरीज क्या होती है, डर की, सुपरनेचुरल, हॉरर, एक बहुत ज्यादा ग्लूमी सा वो होता है। जब आप इसको पढ़ते हैं, आप इस नॉवल को डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा फियर वाला माहौल रहता है, राइट। सो इट रिप्रेजेंट डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, जनरली ह्यूमन नेचर की डार्क साइड को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे कि फ्रैंकेनस्टाइन है, किस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन को लीड करती है, उसके बारे में बात करती है वो। इट इंक्लूड्स टेरर, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकली। क्या होता है इसमें, डर होता है, टेरर होता है, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। जो करेक्टर्स हैं वो फिजिकली ही नहीं, साइकोलॉजिकली भी टॉर्चर्ड फील करते हैं, टॉर्चर्ड होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इसके, कासल्स होगा, डेथ, मैडनेस, मर्डर्स, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, गोस्ट होंगे, राइट।
तो ये सब फियर होगा, कासल्स होंगे, तो ये सब चीजें होती है एलिमेंट्स गॉथिक नॉवल के, राइट। तो सबसे पहली जो गॉथिक नॉवल थी, अब बात करेंगे उसकी कि किसने और कब लिखी थी। फर्स्ट गॉथिक नॉवल था हॉरेस वालपोल्स का द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, पब्लिश्ड इन 1765। देन उसके बाद हाफ डजन से भी ज्यादा वर्क्स किए एन रेडक्लिफ ने, जो गॉथिक से रिलेटेड थे, बट जो उनका फेमस था, सबसे फेमस गॉथिक वर्क था वो था द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, ये पब्लिश हुआ था 1794 में। देन मैथ्यू लुइस का मंक 1796 में, वन ऑफ द फेमस गॉथिक नॉवेल्स। पॉलीडोरीज द वेम्पायर पब्लिश्ड इन 1819, और मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के गॉथिक नॉवल की, कि गॉथिक नॉवल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो एज पर स्टडीज जो गॉथिक नॉवेल्स हैं उनके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं। इट हैज अ कासल वेयर द मेन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी कासल होगा, ठीक है, कासल इज महल, पैलेस टाइप, जहां पर मेन एक्शन होगा। इट मे बी रूइंड और हॉन्टेड, हो सकता है रूइंड और हॉन्टेड हो, लेकिन अगर हम फ्रैंकेनस्टाइन देखें तो वहां पर लैब है, राइट। तो जरूरी नहीं है कासल हो, बट वो जगह बिल्कुल आइसोलेटेड सी होगी, रूइंड हॉन्टेड होगी, बिल्कुल अकेली सी होगी, शांत सी, राइट। इट हैज रूइंड बिल्डिंग्स व्हिच अराउज अ प्लीजिंग मेलैंकोली, एक रूइंड सी बिल्डिंग्स होंगी वहां पर, जो आपके अंदर से सैडनेस, आपको अपने आप उसको देख के सैडनेस और डर आएगा जब आप उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हो, राइट। The setting includes dungeons, underground passages, dark corridors, labyrinths, extreme landscapes like thick forest और icy waste, right? तो जो सेटिंग होगी वहां पे क्या होंगी, डंजन्स होंगी। डंजन्स क्या होती है, अंडरग्राउंड जो प्रिजन सेल होते हैं कासल्स में, राइट। अंडरग्राउंड पैसेजेस, अंडरग्राउंड रास्ते होंगे, डार्क कॉरिडोर्स होंगे, लेबिरिंथिक पजल्स होंगी, मेज होंगी, एक्सट्रीम लैंडस्केप्स होंगे, जैसे थिक फॉरेस्ट है, आइसी वेस्ट, एक्सट्रीम वेदर होगा, बहुत ठंड होगी, रात होगी, इस तरह की स्केरी इमेजेस होंगी जितनी भी है, वो आपके अंदर से अपने आप एक फेयर को, टेरर को अराउज करेगी, दैट होल इमेजरी, राइट। द प्लॉट इन्वॉल्व्स ओमेन्स एंड एंसेस्ट्रल कर्सेस, ठीक है, क्या होगा इसमें, ओमेन्स होंगे, एंसेस्ट्रल कर्सेस होंगे, जैसे कि अगर हम रिसेंटली बात करें, हम मूवीज देखते हैं तो उनमें क्या होते हैं, पुश्तैनी कुछ श्राप होते हैं जिनकी वजह से हॉरर मूवीज बनाई जाती है। फाइन। एलिमेंट्स ऑफ मैजिक एंड सुपरनैचुरल, मैजिक और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होंगे। द गॉथिक नॉवेल इज अ पैशन ड्रिवन विलेन हीरो whose true identity is revealed by the end of the novel, राइट। अब इसमें क्या होता है, जो नॉवल होती है इसमें जो पैशन ड्रिवन है, उसको पैशन है, बहुत ज्यादा पैशनेट होगा विलेन जो होता है इसका, और वो हीरो होता है, बिकॉज पूरी स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रही होती है, राइट। सो जो विलेन हीरो है या विलेन है, वो उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है कब पता चलती है हमें, नॉवल के एंड में पता चलती है। उसके बारे में सारी क्वालिटीज या उसका जो भी क्यों बनाया गया, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन का जो हमारा मॉन्स्टर है, वो नॉवल के बिल्कुल एंड में आके बताता है विक्टर को कि उसने क्यों मर्डर किए, क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, नॉवेल के एंड में उसके रियल आइडेंटिटी को रिवील किया जाता है। इट हैज अ क्यूरियस हीरोइन विद नीड टू बी रेस्क्यूड, इसमें एक क्यूरियस हीरोइन होगी जो बेहोश होती रहेगी, रोती रहेगी, बट क्यूरियस होगी, उसे सब जानना है और उसे बचाने का काम होगा मेन कैरेक्टर का या हीरो का नॉवल के, राइट। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे गॉथिक नॉवल के, जो बहुत ही ग्लूमी होती है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, कैसल्स होते हैं, हॉन्टेड होती हैं, हॉरर होती है, फियरफुल होती है, टेरर को इवोक करती हैं, राइट। अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट गॉथिक नॉवलिस्ट की, तीन ही है, एन रेडक्लिफ, देन हमारे लुइस, एंड द नेक्स्ट इज मैरी शेली। इन तीनों के बारे में जो भी इनके वर्क्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाए, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर, जिसमें हम पूरा उस नॉवल को ही डिस्कस करेंगे। सो अब बात करेंगे गॉथिक नॉवेलिस्ट की। सबसे पहले है एन रेडक्लिफ, 1764 से 1823 तक। एन रेडक्लिफ को कंसीडर किया जाता है पाइनियर ऑफ द गॉथिक नॉवल, ठीक है। इनके बचपन के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। शी वाज बोर्न इन लंदन, इंग्लैंड, हॉलबॉर्न में, in 1764. At the age of 22, she married William Radcliffe. 22 years की एज में इन्होंने विलियम रेडक्लिफ से शादी की, जो ऑनर और एडिटर थे इंग्लिश क्रॉनिकल की के। इनकी मैरिज जो थी चाइल्डलेस थी, जिसकी वजह से इनका फिक्शन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा, शी स्टार्टेड राइटिंग, राइट। और इनके हस्बैंड ने भी इनको एनकरेज किया राइटिंग के लिए। ही वाज सपोर्टर ऑफ हर राइटिंग, राइट। इन बहुत ज्यादा प्राइवेट लाइफ थी इनकी, बहुत ज्यादा पब्लिक में अपीयर नहीं होती थी, बहुत फेमस राइटर थी,
फिर भी ये बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं रहती थी, अपना अकेले में रहना पसंद करती थी, राइट। अब बात करेंगे इनके मेजर वर्क्स की कि एन रेडक्लिफ के मेजर वर्क्स कौन से थे और किस वर्क के लिए उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। अब बात करते हैं एन रेडक्लिफ के वर्क्स की। द कासल्स ऑफ एथलीन एंड डनबेन 1789, अ सिसिलियन रोमांस 2 वॉल्यूम 1790। इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, बहुत ज्यादा रिव्यूज पॉजिटिव मिले थे इन्हें, और बहुत फेमस हो गई थी ये इन दोनों वर्क्स की वजह से। द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट 3 वॉल्यूम 1791, द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो 4 वॉल्यूम 1794। सबसे फेमस वर्क था ये, इसके लिए इन्हें 500 पाउंड्स भी मिले थे, राइट। द इटालियंस 3 वॉल्यूम 1797, लास्ट वर्क था इनका। गैस्टोन डी ब्लॉन्डविला, ये 4 वॉल्यूम्स थी, 1826 में पोस्टहुमसली पब्लिश हुई थी, यानी उनकी डेथ के बाद, राइट। 1823 में निमोनिया की वजह से एन रेडक्लिफ की डेथ हो गई थी, राइट, एंड शी वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, और इन्होंने एक ट्रेवलॉग भी लिखा था, राइट। तो ये था एन रेडक्लिफ का मेजर वर्क्स और उनकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट गॉथिक नॉवेलिस्ट की। नेक्स्ट गॉथिक नॉवेलिस्ट इज मैथ्यू ग्रेगरी लुइस। 1775 से 1818 इनका पीरियड था। ये पैदा हुए थे लंदन में 1775 में, ऑक्सफोर्ड गए थे पढ़ने के लिए। इनके पेरेंट्स का जो सेपरेशन था, उन्होंने इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला। इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं की, राइट। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन रेडक्लिफ। एन रेडक्लिफ और जर्मन गॉथिक लिटरेचर से इन्फ्लुएंस थे, और इनका जो बहुत फेमस वर्क था वो था द मंक 1796 में, जो स्टोरी थी एक मंक की जो अपनी फेलो मंक के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है एंड रियलाइजेस शी इज अ वुमेन, एंड देन उसमें बहुत ज्यादा हॉरर के भी एलिमेंट्स है, उसमें रेप के बारे में बात हुई है। सो अ मंक हु इज टॉकिंग, जो लेचरी में इन्वॉल्व है, रेप में इन्वॉल्व है, ये इस नॉवल का पूरा कॉन्सेप्ट था। ये नॉवल काफी ज्यादा सेंसेशनल रहा, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इवन इतना पॉपुलर हुआ कि कॉलरिज ने एक स्टेटमेंट दिया इस वर्क के लिए कि अगर कोई भी फादर अपनी बच्चे को ये रोमांस पढ़ते हुए देखे तो दैट विल टर्न पेल, ठीक है। इस वर्क के फेमस होने की वजह से लोग जो है लेस को मैथ्यू ग्रेगरी की जगह मंक लुइस बुलाने लग गए थे, इतना ज्यादा इम्पैक्ट था इस वर्क का उस एज पे, राइट। बाकी बात करते हैं इनके और वर्क्स की कि और कौन कौन से वर्क किए थे लुइस ने। तो अब बात करते हैं लुइस के वर्क्स की। द मंक सबसे पॉपुलर वर्क जो मैंने आपको बताया 1796 में पब्लिश हुआ था। विलेज वर्च्यूज अ ड्रामेटिक सटायर 1796। द कासल स्पेक्टर 1796, ये एक म्यूजिक ड्रामा था। द मिनिस्टर अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट 1797। टेल्स ऑफ वंडर 1801, दो सेट पोम्स के इन्होंने पब्लिश किए थे, टेल्स ऑफ वंडर एंड टेल्स ऑफ टेरर, दोनों ही 1801 में। द ईस्ट इंडियन अ कॉमेडी इन 5 एक्ट्स 1800। Few more works are Alfonso, King of Castile, a tragedy in 5 acts 1801, The Bravo of Venice, Adelgitha or The Fruit of Single Error, a tragedy in 5 acts 1806, Romantic Tales 1808, Journal of West India Proprietor 1833, The Life and Correspondence of M.G. Lewis 1839. The publication year for The Bravo of Venice is 1805, जो मैथ्यू ग्रेगरी बहुत फेमस प्ले राइट थे, बट ही लेफ्ट थिएटर, इन्होंने थिएटर और ड्रामा छोड़ दिया था व्हेन ही इनहेरिटेड हिज फैमिलीज वेस्ट इंडियन शुगर प्लांटेशन। जब इनको इनकी फैमिली का शुगर प्लांटेशन का इनहेरिटेंस मिला, प्रॉपर्टी मिली, तो इन्होंने जो है छोड़ दिया थिएटर को, राइट, एंड ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज लाइफ एज अ ऑनर ऑफ दोज प्लांटेशंस, फाइन। एट द एज ऑफ 42 ही डाइड एट सी, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं 1796 से 1802 तक, ठीक है। और ये जमाइकन जो इनके आइलैंड्स थे उस पर सेल करते थे 2 बार साल में, ट्वाइस, टू चेक द फॉर्च्यून्स ऑफ स्लेव्स, एंड अनफॉर्चुनेटली एट सी ही डाइड एट द एज ऑफ 42। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गॉथिक नॉवेलिस्ट की, मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर, मैरी शेली।
सो द लास्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट गॉथिक नॉवेलिस्ट मैरी शेली, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। मैरी शेली का नाम ही गॉथिक नॉवल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें गॉथिक नॉवेल्स या साइंस फिक्शन की, तो मैरी शेली का नाम सबसे पहले आपके माइंड में आएगा। और इनका जो वर्क है फ्रैंकेनस्टाइन, इतना अमेजिंग वर्क है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसको एक बार जरूर पढ़ें। उसने तो पूरा जो गॉथिक फिक्शन का जॉनर था या गॉथिक नॉवल का जॉनर था उसको चेंज ही कर दिया। इट वाज सच एन अमेजिंग वर्क, राइट। तो जब भी हम गॉथिक नॉवल की बात करें या साइंस फिक्शन की, तो मैरी शेली हमेशा हमारे माइंड में आती ही आती है। और स्पेशली इनका वर्क फ्रैंकेनस्टाइन, जिससे क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं, राइट। तो अगर बात करें इनके बर्थ की, तो शी वाज बोर्न इन 1797, लंदन में पैदा हुई थी ये। और ये इनका जो खुद का लीनिएज था बहुत ही एमिनेंट था। She was daughter of famous political writer William Godwin and the feminist radical Mary Wollstonecraft, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल राइटर विलियम गॉडविन और एक रेडिकल फेमिनिस्ट राइटर थी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, उनकी बेटी थी, ठीक है। इनके जन्म के 10 दिन बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी। शी पास्ड अवे आफ्टर 10 days ऑफ हर बर्थ, ठीक है। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट तो ये कभी भी अपनी मदर को पर्सनली नहीं जानती थी और इनके फादर ने ही इनको रेज अप किया। नाउ अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, तो शी वाज नॉट सेंट टू एनी प्रोफेशनल स्कूल। इनके फादर को जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इनके लिए और इनके सिबलिंग्स के लिए सही लगता था वो इन्होंने घर पर ही करवाया। एंड द एजुकेशन वाज गिवन टू हर एंड हर सिबलिंग्स एट होम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एट द एज ऑफ 14, ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ। एट द एज ऑफ 14 इनको विलियम बेक्स्टर के यहाँ भेज दिया इनके फादर ने। ये भी एक बहुत ही फेमस राइटर थे और तो उनको भेजा गया मैरी शेली को, ताकि इनके इन्फ्लुएंस में वो वहां पर पढ़े। और उनकी जो बेटी थी उनके साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी मैरी शेली की। बचपन से ही जो एटमॉस्फेयर मैरी शेली को मिला वो फेमस राइटर्स का मिला। सैमुअल टेलर कॉलरिज है, विलियम निकलसन है, ये सब इनके घर जाते थे, इनके यहाँ मीटिंग्स होती थी। तो इनका जो एटमॉस्फेयर था वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं राइटिंग से रिलेटेड था। तो मैरी शेली का राइटिंग की तरफ जाना वाज अ नेचुरल थिंग, राइट। तो अब बात करते हैं इनकी आगे की लाइफ की, कि आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन या विलियम बेक्स्टर के यहाँ से एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने के बाद व्हाट हैपेंड फर्दर इन हर लाइफ। 1814 में मैरी शेली का जो रिलेशनशिप है शुरू हुआ पोइट पीवी शेली के साथ। ये रिलेशनशिप उसकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है, ठीक है। जब व्हेन शी केम इन रिलेशनशिप विद पोइट पीवी शेली वाज मैरिड, उस टाइम पे मैरिड थे वो और डिवोटेड स्टूडेंट थे इनके फादर के। बट सडनली उनको रियलाइज हुआ कि मैरी लाइक्स हिम एंड ही आल्सो स्टार्टेड लाइकिंग हर। और इन दोनों ने क्या किया, ही वाज ऑलरेडी मैरिड, तो ये लोग इलोप हो गए, ये लोग लंदन से चले गए भागकर। जिसकी वजह से गॉडविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बिकॉज मैरी शेली वाज ओनली टीनेज दैट टाइम एंड पीवी शेली वाज मैरिड। सो ही वाज सो अपसेट दैट ही स्टॉप टॉकिंग टू हिज डॉटर। उन्होंने अपनी बेटी से बात करनी बंद कर दी। और फाइनली उन लोगों को वापस, और जो मैरी शेली है उनके साथ उनकी स्टेप सिस्टर जेन भी गई थी। और इन लोगों को कुछ टाइम के बाद वापस आना पड़ा लंदन बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये लोग वापस आ गए। इवेंचुअली 1816 में जब पीबी शेली की फर्स्ट वाइफ हैरियट ने सुसाइड कर ली डूब के, बाय ड्रॉनिंग, वो डूबकर उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। सो दे बोथ गॉट मैरिड, ठीक है। तो 1860 में पीवी शेली और मैरी शेली की शादी हुई। 1818 में मैरी शेली को एक बेटी हुई। 1819 में बेटा हुआ, पर उनके दोनों ही बच्चे मर गए। दे डाइड विच लेड टू नर्वस ब्रेकडाउन, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। और 1822 में उनका एक मिसकैरेज हुआ था, जिसके और उसी ईयर पीवी शेली ने भी सुसाइड कमिट कर ली थी। ही ऑल्सो ड्रॉन्ड। तो अगर हम थ्रू आउट उनकी लाइफ को देखें, सो इट वाज नॉट सो हैप्पी लाइफ। व्हेन शी वाज बोर्न, उनकी मदर passed away, then she fell in love with a married man and then she had to elope with him। उनके फादर ने बात करनी बंद कर दी। फाइनली जब पीबी शेली की फर्स्ट वाइफ she committed suicide, so she got married, then she had 2 children, both of them died away, and eventually when she conceived again in 1822 she had miscarriage, and after that पीबी शेली committed suicide। so throughout उनकी जो लाइफ थी कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग या हैप्पी नहीं बोल सकते हम, बहुत ज्यादा ट्रेजिक सी लाइफ थी, राइट। सो अब बात करते हैं मैरी शेली के इंपॉर्टेंट वर्क्स की।
अब बात करते हैं मैरी शेली के वर्क्स की। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स जो थे वो कौन से थे? सबसे पहले फ्रैंकेनस्टाइन, और इसका जो सबटाइटल बोल सकते हैं अनदर नेम द मॉडर्न प्रोमेथियस, 1818 में पब्लिश हुआ एंड इट वाज रिटन व्हेन शी वाज ओनली 19 इयर्स ओल्ड। एट द एज ऑफ 19 शी रॉट दिस वर्क। इसके बाद इन्होंने लिखा मैथिल्डा 1819 में, पर ये लाइफ टाइम पब्लिश नहीं हुआ था इनके, ठीक है, जब तक ये जिंदा थी। लोडोर 1835, फॉकनर इज 1837, एंड फॉकनर और जो लोडोर है ये दोनों सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनके। रैम्बल्स इन जर्मनी एंड इटली इन 1840, 1842, 1843 एंड 1844। द लास्ट मैन 1826, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्क है इसका ईयर पब्लिकेशन ये है, और इन तीनों ईयर के रैम्बल्स थे ये, जर्मनी और इटली के। बात करते हैं इनके बाकी वर्क्स की। द फॉर्च्यून्स ऑफ पैरकिन वॉरबैक 1830, Walpurga or the Life and Adventures of Castruccio, Prince of Lucca 1823, History of 6 Weeks Tour through a part of France, Switzerland, Germany and Holland with letters descriptive of sail round the Lake of Geneva and the glaciers of Chamonix 1817। ठीक है। एक टाइम के बाद जो मैरी शेली है उनकी हेल्थ डिक्लाइन करना शुरू कर गई, जिसकी वजह से उन्होंने लिखना बंद कर दिया, एंड 1 फरवरी 1851 को शी डाइड बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर उनकी डेथ हो गई 1 फरवरी 1851 को। तो आज का जो वीडियो था डेडिकेटेड था गॉथिक नॉवल को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और गॉथिक नॉवलिस्ट को। आई होप इस वीडियो के बाद जो गॉथिक नॉवल का कॉन्सेप्ट है या गॉथिक नॉवलिस्ट की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज सजेस्ट अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आई विल श्योरली डू दैट एज वेल। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।